मैं आपको जीके जिसमें ज्योग्राफी चल रहा है पार्ट 8 पढ़ाऊँगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और इस तरह की बातें आपको मिलेंगे, ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। और जब आप अपने आप को चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितने महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। चंद्रमा द्वारा अपने अक्ष पर, चंद्रमा के द्वारा अपने एक्सिस पर अक्ष के चारों तरफ घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगा समय है। देखिए दोनों एक ही जैसे, एक ही में दो क्वेश्चन है। चंद्रमा अपने एक्सिस पर कितना घूमता है, ओ, और चंद्रमा जो है, मून जो है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ओ समय, दोनों का बराबर है। अर्थात पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है, तो बताएंगे 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटे, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। और फिर पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में कर लेता है, तो जवाब देंगे आप वही 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि चंद्रमा जितना समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने में, उतना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लेता है। अर्थात दोनों का समय क्या है, बराबर है। यही वजह है बच्चों कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बन गया कि चंद्रमा का केवल हम एक ही पार्ट क्यों देख पाते हैं, तो वजह ये है बच्चों कि दोनों का समय एक ही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लेता है उतना ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में समय लगेगा। अर्थात चंद्रमा द्वारा अक्ष के चारों तरफ घूमने में, अक्ष पर घूमने में जो समय लगता है उतना ही समय लगेगा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में। समझ में आ गया? मतलब दोनों का समय बराबर है। चंद्रमा द्वारा लगा समय अपने अक्ष के चारों तरफ और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ जो समय लगता है, दोनों का मान क्या होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। मैं कई बार समझा दिया इसलिए कि भूले ना। मतलब जितना समय अक्ष पर घूमने में समय लगता है चंद्रमा के द्वारा, उतना ही समय चंद्रमा लेता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में। और समय क्या है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, याद रहेगा। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है, या चंद्रमा द्वारा अक्ष पर घूमने में लगा समय कितना, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में लगा समय 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आप भूलेंगे नहीं अगर मेरा लेक्चर सुन लेंगे, बार बार सुनिए, एकदम जवानी दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि क्या वजह है, क्यों चंद्रमा के कई भाग देख पाते हैं हम या हमें दिखाई देता है, तो बताएंगे कि जितना समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लेता है उतना ही समय पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने में समय लेता है। यही वजह है कि हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग, एक ही पार्ट दिखाई देता है। आ गया कि नहीं समझ में? चलिए आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिया है यहाँ पे हेडिंग क्या, एक है पूर्णिमा जिसको अंग्रेजी में फुल मून कहते हैं, और दूसरा है टॉपिक न्यू मून, है ना, अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या अक्सर हम लोग अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से सुनते हैं, अपने माँ बाप से कहते हुए सुनते हैं कि आज पूर्णिमा है, अमावस्या है, इस तरह का है वर्ड हम सुनते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्णिमा अगर पूछे आपके गार्जियन या कोई भी पूछे, कहीं से प्रश्न आता है, तो याद रखिए जिस रात चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है ना आसान। अमावस्या न्यू मून, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है अमावस्या कहते हैं। लग रहा है कितना आसान है। तो पूर्णिमा, फुल मून अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम वाले या कोई भी मीडियम हो, आसानी से दोनों भाषा मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। कंसेप्ट समझिएगा, जब समझ जाएंगे कभी नहीं भूलेंगे। पूर्णिमा समझ में आ गया। फुल मून पूरा गोल दिखाई देगा जिस रात, वही क्या हो गया, पूर्णिमा। आज जिस रात बिल्कुल नहीं दिखाई देगा अमावस्या हो गया। ठीक है ना।
विशेष में मैंने लिखा है बच्चों कि एक माह में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये याद रखिएगा। अब है चंद्रमा की कला, फेज ऑफ मून, इंग्लिश में बोलेंगे फेज ऑफ मून। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। चंद्रमा के आकार में देखते हैं ना प्रतिदिन परिवर्तन, कभी कभी हंसिया की तरह दिखता है, दनाती की तरह, फिर उसके बाद धीरे 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 गोल हो जाता है। तो चंद्रमा के आकार में जो परिवर्तन होता है प्रतिदिन, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कला कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इंग्लिश में फेज ऑफ मून कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष, जिसको स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन कहाँ के थे, रूस के। इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा, स्पेस में या अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, यूरी गागरिन। कहाँ के थे, रूस के, जिसको इंग्लिश में रसिया कहते हैं। ठीक है ना। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961 को। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को गए थे। ठीक है ना। और उनका यान का नाम, उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, ओस्तोक फर्स्ट। ओस्तोक फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट का नाम। यूरी गागरिन जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम क्या था बच्चों, ओस्तोक फर्स्ट। क्या नाम था, ओस्तोक फर्स्ट। ओस्तोक फर्स्ट से 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। ये विश्व में पहला विश्व रिकॉर्ड बना लिए थे, विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। याद रखिए क्या नाम है, यूरी गागरिन। कहाँ के थे, रूस के थे। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961, है ना। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, ओस्तोक फर्स्ट। ओस्तोक फर्स्ट। ठीक है, आ जाइए आगे। अंतरिक्ष में जाने वाले तो हो गया। अब चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। कहेंगे कि तो सिंपल है, बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है भाई, जानते हैं तो अच्छी बात है, और ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है ना। चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे। अब देखिए प्रश्न एकदम डीपली क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन जा रहा है, बच्चों को याद रहता है। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है भैया, कहाँ के थे पूछ देगा, अब फंस जाएंगे। अमेरिका के थे। उनके साथ कौन कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ, मतलब उनके साथ गए थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के दूसरे व्यक्ति कौन थे, एडविन एल्ड्रिन। बन गया ना क्वेश्चन, देखा आपने, एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर जाने वाले क्या दूसरे व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे, तीसरे कॉलिंस के, कॉलिंस थे। तीसरे कौन थे, कॉलिंस। तीसरे कौन थे, कॉलिंस। याद रखिएगा। तो इस तरह से पहला पूछ देता है तो बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ के थे, अमेरिका के। साथ में कौन, दूसरा कौन था, एडविन एल्ड्रिन, और तीसरा माइकल कॉलिंस। ठीक है ना। और नील आर्मस्ट्रांग जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम था अपोलो 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपोलो 11। अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट से गए थे। नील आर्मस्ट्रांग किससे गए थे, अपोलो 11। उनका स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, अपोलो 11। याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, 20 जुलाई 1969, 1969। याद रखिएगा। यूरी गागरिन जब गए थे ना, उसके 8 साल बाद गए थे। देखिए यहाँ से ट्रिक समझ लीजिए, बस यूरी गागरिन का याद रखिएगा। यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 8 साल बाद गए थे। ठीक है, यहाँ से भी ट्रिक मिल गया आपको। ठीक है ना। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, अभी तो विश्व की बात कर रहे थे। स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो याद रखिएगा राकेश शर्मा, है ना। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को। याद रखिएगा। इनके अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, सोयूज T11। सोयूज T11, सोयूज T11 कई बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, एकदम जबानी कभी भूले ना बच्चों। सोयूज T11, सोयूज T11 इनके स्पेस क्राफ्ट का नाम था। तो बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। कब गए थे, बोलिए, 2 अप्रैल 1984। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984। 2 अप्रैल 1984, 2 अप्रैल 1984। उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, सोयूज T11, सोयूज T11, सोयूज T11। ऐसे बोलेंगे ना तो घर पे आप रिवाइज करें, मंथन करें, एकदम याद हो जाएगा। जैसे आप गाना सुनते हैं तुरंत याद हो जाता है, क्यों, उधर ध्यान चला जाता है। उसी तरह पढ़ाई में आग जगाइए, पढ़ाई में लगन जगाइए, आपको हर चीज़ तैयार हो जाएगा। जब किताबों से दोस्ती करेंगे तो मुकद्दर आपकी तय हो जाएगी, मुकद्दर लिख देगी। बेवफा भी निकले तो मुकद्दर तय कर देगी। ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स,
है ना, सोलर इक्लिप्स इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में कौन बताया सबसे पहले? हमारे भारत के लोग कहते हैं कि भारत में क्या है, अरे भारत के लोग ही अपने देश पर गर्व ना करें तो दूसरे को क्या बताएंगे, है ना। यही आर्यभट्ट थे हमारे देश के, आर्यभट्ट, जिन्होंने लगभग 1600 साल पहले बताया था कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने का सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने बताया था 1600 साल पहले। कब? 1600 साल पहले आर्यभट्ट ने बताया था, हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। हमारे पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जबकि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण होता है। याद हो गया? फिर से समझिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कैसे समझेंगे भैया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे समझेंगे? सीधा सीधा बताइएगा भाई, चंद्रमा पर छाया पड़ेगी किसकी? बोलिए, पृथ्वी पर जब चंद्रमा की छाया पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा की छाया पड़ेगी इसका मतलब सूर्य नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण देख रहे हैं ना, देखिए पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण। इसका मतलब चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है ना। ध्यान दीजिए कि बार और समझाएंगे आपको चित्र से। जबकि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर किसकी छाया बनती है? पृथ्वी की। पृथ्वी बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? चंद्र ग्रहण, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ल्यूनर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजगी क्या है? देखिए इंग्लिश में भी लिखे, सीजगी क्या है? पूछ दिया आपका जीके ज्योग्राफी में, आपको पता ही नहीं है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सीजगी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीजगी कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो क्या होता है? सिजगी कहते हैं उसको। सिजगी दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। सिजगी दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। युति को कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, अब वियुति को ओपोजिशन कहते हैं। युति को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, और वियुति को क्या बोलते हैं? ओपोजिशन। ठीक है, यहाँ समझिएगा, बहुत बढ़िया से चित्र बना है, देखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून रहेगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अभी मैंने बोला कि चित्र समझाऊंगा, यहाँ पहले मैंने समझाया कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब रहेगा मून, तभी तो पृथ्वी पर इसकी छाया पड़ेगी। तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। कब पड़ता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन, याद रखिएगा। और इसी प्रकार वियुति होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपोजिशन। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहेगी, मतलब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ेगी। देखिए लिखे है ना, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य से आएगी, है ना, ऐसे प्रकाश आएगा ना, तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? पृथ्वी बीच में रहेगी। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा बीच में रहता है। सीधा सीधा ऐसे ट्रिक से समझिए। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में रहता है, दोनों स्थितियों में सूर्य इधर रहता है, देखिएगा ध्यान से, है ना। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में, ऐसे ट्रिक से समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में और पृथ्वी बीच में कब रहेगी? चंद्र ग्रहण में। ऐसे चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को लगता है, याद रखिएगा। ये दोनों टॉपिक, सारा टॉपिक समझ में आ गया ना, सिजगी क्या है। भारतीय उपग्रह, याद रखिएगा, मनुष्य ने, है ना, उपग्रह बनाया, जिसको भारतीय उपग्रह का मतलब मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं ये मानव द्वारा निर्मित है। उनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ दिया जाएगा भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, तो आर्यभट्ट, पहला आर्यभट्ट, दूसरा एजुसेट, दूसरा क्या है बच्चों? एजुसेट, दूसरा क्या है? एजुसेट, तीसरा क्या है? ओशन सेट। पहला आर्यभट्ट, आसान है, जिन्होंने बताया था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में। दूसरा एजुसेट, तीसरा ओशन सेट। है देखिए, एजुसेट और ओशन सेट। एजू जब सेट हो जाई तो ओशन तो सेट हो ही जाई, मतलब एजुसेट हो गया,
वो सनसेट हो गया, तीनों आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से बच्चों मैंने आपको ज्योग्राफी का ये रामबाण, मतलब भूगोल का मैंने रामबाण बताया। ये जो बहुत सारे क्वेश्चन ये इसमें आते ही आते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।